देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से आप समझिए। आपके मैट्रिमोनियल विवादों में आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। शुरुआती दौर में जब आपके ऊपर कुछ होने वाला होता है या आपके ऊपर कुछ हो गया होता है, आप किसी से सजेशन लेना चाहते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, तो जनरली आपको जो सजेशन मिलते हैं वो ऐसे होते हैं, या तो सेक्शन 9 डालो या तो आप डाइवोर्स फाइल करो। अब इसमें दोस्तों आप सेल्फ एनालाइज करो, यानी कि आप ये सोचो कि आपकी पत्नी को आपके पास से गए हुए कितना समय हुआ है। अब आपको पता चलता है कि अभी 2 महीने हुए हैं, तो आप सीधी सी बात अभी ना तो सेक्शन 9 डालो ना तो आप अभी डाइवोर्स डालो। सेक्शन 9 एक आउटडेटेड लॉ है आज के समय, जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जो लोग भी सेक्शन 9 डालते हैं वो बाद में परेशान होते हैं, और बाद में लड़की जब उसको ट्रांसफ़र करवा लेती है या फिर उसमें मेंटेनेंस मांगने लगती है तो आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। कई बार ऐसा होता है वास्तव में लड़की को, अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहते हो, इसलिए आप सेक्शन 9 डालते हो, लेकिन सेक्शन 9 डालने के बाद जब वो आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाती है, 498 डालती है, मेंटेनेंस डालती है, डीवी डालती है, तो आपकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है और अब आप उसको लाना नहीं चाहते हो। देन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने सेक्शन 9 क्यों डाला। फिर एक ही ऑप्शन होता है कि सेक्शन 9 को मैं वापस ले लूँ। तो बात यही, अब भी ऐसे केस में भी जो सेक्शन 9 है वो यूजलेस हो गया। तो फिर ऐसे में एक यूजलेस केस को चलाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। आज के समय इन शॉर्ट सेक्शन 9 से कोई भी फायदा नहीं मिलता। अब बात आ गई डाइवोर्स की। डाइवोर्स मेरे हिसाब से इतनी जल्दी आपको फाइल नहीं करना चाहिए कि 2 महीने 3 महीने पत्नी को गए हुए इधर से आपने डाइवोर्स फाइल कर लिया। थोड़ा रुको, थोड़ा वेट करो। डाइवोर्स के लिए आपको कम से कम थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ने दो। सेकेंडली, अगर वाइफ ने कोई मेंटेनेंस केस फाइल किया या कहीं भी किसी भी केस में मेंटेनेंस मांगा है, तो कम से कम उसका इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाने दो। उसके बाद मेरी ओपिनियन में आपको डाइवोर्स केस फाइल करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल ओपिनियन है। इसके अलावा कुछ मामलों में परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है, जहां पर डाइवोर्स केस बिल्कुल तुरंत फाइल करना जरूरी हो जाता है, वो विशेष परिस्थितियां होती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि जब आप सेक्शन 9 और सेक्शन 13 यानी डाइवोर्स फाइल करते हो, तो डेफिनेटली आपकी वाइफ आपकी कंप्लेंट एक पुलिस में कराती है, या एक डीवी का केस आप पे फाइल कर देती है, या दोनों कर देती है, या 125 सीआरपीसी भी कर देती है। अब ऐसे केस में फिर आप ये कहते हो कि साहब मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मेरी वाइफ ने पटना से किया है, पटना की कोई घटना है नहीं, तो क्या मैं जुरिडिक्शन के बेस पे चैलेंज कर सकता हूँ? अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, वो पटना में करा सकती है। नाउ यू हैव टू गो टू पटना, चाहे मुंबई की हो घटना, फ़र्क पड़ेगा नहीं, जाना पड़ेगा पटना। अब आप पटना जाइए, पुलिस को डील कीजिए, फिर चार्जशीट आएगी, फिर केस को डील कीजिए, फिर डीवी में जाइए, फिर डिस्चार्ज लगाइए, फिर 125 में जाइए, या फिर वाइस वर्सा उनको पटना से मुंबई बुलाइए। अब कैसे बुलाएंगे? इतना आसान तो है नहीं, भारतवर्ष है ये। अभी बता दूं, 4 सेक्शन बोलूं एफआईआर करा लो, होने की नहीं। कितना मर्जी प्रयास कर लेना, नहीं करा पाओगे। होगी भी तो ज़्यादा एनसी कट जाएगी, उसमें कुछ होगा नहीं, यानी सामने वाली पार्टी पे कोई भी प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। अब अगर आप एक्चुअल में इससे बाहर आना चाहते हो, तो आपके मामले की परिस्थितियों के हिसाब से आपके लिए कुछ काउंटर केसेस डिजाइन करने होंगे। ऐसे केसेस जो उनकी गलतियों पर आधारित होंगे, ऐसे केसेस जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, ऐसे केसेस जिनमें उनको पटना से मुंबई आना ही पड़ेगा, तब जाके बराबरी का सौदा होगा, तब जाके वो लोग सेटलमेंट पे आएंगे, तब एक रीजनेबल अमाउंट पे आपका सेटलमेंट होगा। अब कौन से केस कर रहे हैं, वो आपका फैमिली बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड, आपके मामले की परिस्थितियाँ और आपका बचाव, सब कुछ देखते हुए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये केसेज आपके लिए सूटेबल होंगे और चल भी जाएंगे और इनमें समनिंग भी हो जाएगी और उनको आना पड़ेगा। ठीक, हवाई 4-10 धाराएं मैं आपको बता दूं, उसमें आप खुश होने लग जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। कि ऐसा वीडियो मैं जब भी बनाता हूँ तो नीचे कमेंट आता है, सब ये तो बता दो कौन सा केस। अरे यार मैंने ऐसा बता दिया, गड़बड़ हो जाएगा। बोलने को तो मैं बोल दूंगा 4-5 धाराएं, लेकिन अगर आपके मामले के हिसाब से वो सूट नहीं करी तो आपको नुकसान हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वीडियोज केवल एजुकेशनल पर्पज़ से हैं, और जब तक कागज़ हाथ में नहीं है तब तक कुछ भी स्पेसिफिक बताया नहीं जा सकता। ये केवल आपको ब्रॉड माइंडेड करने के लिए कि हाँ भाई हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होता है, देन वी विल डिसाइड कि हमें उस ऑप्शन पे जाना है या कुछ और करना है ना। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैंने आपको जो बताया इस रास्ते से यह है कि आप तुरंत बाहर आ सकते हो। 1.5 साल की मेहनत में सब चीज़ें सपाट हो जाएंगी। लेकिन अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ आप पटना जाते रहो और घटना पे लड़ते रहो, तो कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं। 6 महीने के बाद मेंटेनेंस भी लग जाएगा, पैसे भी दो जाओ भी, पैसे भी दो जाओ भी, और कितने साल जाओ इसका कुछ पता नहीं। 8 साल जाना पड़े, 10 साल जाना पड़े, तब तक तो एज ही निकल जाएगी। फिर बचेगा क्या आपके पास लड़ने के लिए? कोई मतलब किसी भी चीज़ का नहीं रहता। बच्चे हैं तो तब तक बड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पापा हैं। तो इसलिए अपनी अप्रोच बदलनी ज़रूरी है। आप डिसाइड कीजिए आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ये नहीं कि एफआईआर हुए पैनिक में आपने एकदम से स्टेप ले लिया।
सोचिए, समझिए। बहुत टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि आप आसानी से सही निर्णय ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।